नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको वादा किया था कि आपके लिए पूरा का पूरा बायोलॉजी और ज्योग्राफी का फ्री कोर्स लेकर आऊंगा। तो बायोलॉजी की वीडियो आप ऑलरेडी देख चुके होंगे, आशा करता हूं। ठीक है, तो आपका स्वागत है ज्योग्राफी के डे 1 में। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ज्योग्राफी का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी से, जो कि आप लोगों का ओशियानोग्राफी। ठीक है, तो इससे पहले दोस्तों हम लोग आगे बढ़े, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग ज्यादा इंट्रोडक्शन नहीं करेंगे हर वीडियो में। तो आप लोगों को पता है, देखो यार, अगर मैं बोलता हूँ एक ओशियानोग्राफी, उसको पहले समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि फिजिकल ज्योग्राफी में हमेशा ना हम दो वर्ड यूज करते हैं। पहला वर्ड यूज करते हैं दैट इज योर कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो कभी भी अगर आपके पास एक टर्म आता है कॉन्टिनेंट, तो उसका मतलब क्या होता है, हम लोग बात कर रहे हैं जमीन के बारे में, यानी कि एक लैंड के बारे में। और कभी भी एक टर्म आता है दैट इज योर ओशन, तो ओशन का मतलब क्या होता है, हम लोग बात करते हैं वाटर बॉडी के बारे में, यानी कि आपका जितना भी पानी है। तो आप सबको पता है कि अगर हम अपनी धरती के बारे में बात करते हैं, हम लोग अपने पूरे के पूरे अर्थ के बारे में बात करते हैं, तो उसका 71%, ठीक है, अगर आप लोग ध्यान से ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो 71% क्या है, हमारा पानी है। और बाकी जो बचा हुआ सिर्फ 29% है, वो हमें क्या देखने को मिलता है, हमें लैंड देखने को मिलता है, जिसको हम लोग डिवाइड करते हैं। अगर मैं बात करूं तो ये 71% हमारा क्या कहलाता है, हमारा कहलाता है पानी। उस पानी को हम लोगों ने डिवाइड कर रखा है बड़े बड़े 5 ओशंस में। ठीक है, जैसे कि आप इमेज पे देख सकते हो, सबसे पहला हमारे पास आता है पैसिफिक ओशन, है ना। दूसरा आता है हमारे पास अटलांटिक ओशन। तीसरा हमारे पास आता है आर्कटिक ओशन। चौथा हमारे पास आता है बेसिकली इंडियन ओशन। और पांचवा आता है एंटार्क्टिक ओशन। और जो हमारा 29% लैंड बचता है, उसको हम लोगों ने कर रखा है 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड, जो कि कौन कौन सा आता है, आप लोग देख रहे हो, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और आपका एंटार्क्टिका। तो दोस्तों, आपको एक बात याद रखनी है कि एनडीए जो क्वेश्चन बनाना शुरू करता है ना, वो हमेशा कहां से बनाना शुरू करता है, इंक्रीजिंग में लगा दो, डिक्रीजिंग में लगा दो, ये सब जो है बेसिकली एनडीए करने की कोशिश करता है। ओके, तो यहां पे अगर हम लोग देखते हैं, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या याद रखनी है कि आपको पांचों के पांचों ओशंस को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना आना चाहिए। तो हमारे जो 5 ओशंस है, उसमें से सबसे बड़ा ओशन कौन सा होता है, पैसिफिक ओशन होता है। सेकंड नंबर पे हमारा आता है अटलांटिक ओशन। थर्ड नंबर पे आता है हमारा इंडियन ओशन। चौथे नंबर पे हमारा आता है सदर्न ओशन, जिसको हम लोग एंटार्क्टिक ओशन के नाम से जानते हैं। और पांचवें नंबर पे, यानी कि सबसे छोटा ओशन जो आता है, वो हमारा आता है कुल मिला के आर्कटिक ओशन। ठीक है, तो यहां पे पैसिफिक ओशन के बारे में 3 से 4 इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताऊंगा। ये जो है हमारा सबसे ज्यादा बड़ा ओशन है, और इसकी जो शेप है वो कैसी है, वो थोड़ी सी रफली ट्रायंगुलर है। ठीक है, क्या है, थोड़ा सा मतलब एक ट्रायंगुलर शेप में आता है। और इसी के अंदर हमारा जो सबसे डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ है, यानी कि सबसे गहरा पार्ट है, दैट इज मैरियाना ट्रेंच, वो भी पैसिफिक ओशन में आता है। 2020, 2017, 2018 तीनों बार लगातार आपका पैसिफिक ओशन के ऊपर, खासकर मैरियाना ट्रेंच पे क्वेश्चन पूछा गया है। इसी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि हमारा, क्योंकि आज हमारी पहली क्लास है तो बहुत लाइट होने वाली है, डे 1 है, तो आप लोग देख सकते हो हमारे जो 7 कॉन्टिनेंट्स है, उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। तो आप सबको पता है कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट हमारा एशिया है। सेकंड नंबर पे आता है अफ्रीका। थर्ड पे आता है नॉर्थ अमेरिका। चौथे पे आता है हमारा साउथ अमेरिका। पांचवें पे आता है आपका अंटार्कटिका। छठवें पे आता है यूरोप। और सातवें पे आता है ऑस्ट्रेलिया। यानी कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट इज योर एशिया एंड सबसे छोटा कॉन्टिनेंट इज योर ऑस्ट्रेलिया। तो अब एक बात आपको यहां पर, यही चीज मैं इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं कि हमेशा याद रखना कि आज का चैप्टर हमारा ओशियानोग्राफी है ना। तो ओशियानोग्राफी का मतलब क्या होता है, ओशंस, ओशंस की ग्राफी, यानी कि ज्योग्राफी का ऐसा फील्ड जिसमें हम लोग ओशंस यानी कि वाटर बॉडी को स्टडी करते हैं। अब देखो, एक बात हमेशा याद रखना कि अगर हम लोग बात करते हैं कभी भी एल्टीट्यूड और डेप्थ के बारे में, एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, ऊंचाई होती है ना, और डेप्थ का मतलब क्या होता है, आपका गहराई होती है। आपने कभी रेलवे स्टेशन पे गए होंगे, देखा होगा कि समुद्र तल से इतना ऊंचा, समुद्र तल से इतना नीचा, है ना। तो आप लोगों को पता है कि ऐसा क्यों लिखा होता है, क्योंकि हर जगह कभी भी हम लोग एक डेप्थ नापते हैं या फिर कभी भी अगर हम लोग एक एल्टीट्यूड नापते हैं, तो हमेशा कहां से नापते हैं, एक एवरेज सी लेवल से नापते हैं। यानी कि हमारा जितने पास भी हमारे पास वाटर बॉडी है, उनका एवरेज निकाल के जो हमारा आया है वो समुद्र तल आया है, यानी कि आपका सी लेवल आया है, तो उससे हमेशा एल्टीट्यूड या फिर हमेशा डेप्थ नापी जाती है।
अगली क्वेश्चन आपको हमेशा पता है कि हम लोग बोलते हैं कि ना जब भी एल्टीट्यूड नापा जाता है ना तो क्या होता है, वो बेसिकली मीटर्स में नापा जाता है। लेकिन कभी भी अगर मैं बात करता हूं आपकी डेप्थ के बारे में यानी कि गहराई के बारे में, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, फैथम होती है। और एक फैथम का मतलब लगभग 6 फीट होता है। तो क्या मैं अपने आप को बोल सकता हूं कि मैं एक फैथम का, क्योंकि मैं हमेशा बोलता रहता हूं आई एम 6 फीट टॉल, आई एम 6 फीट टॉल। तो बेसिकली आपको पता है यार कि मैं अपने आप को ये नहीं बोल सकता हूं कि मैं एक फैथम का हूं। क्यों? क्योंकि मैं 6 फीट लंबा हूं, ना कि 6 फीट गहरा हूं। पाताल में थोड़ी चलता हूं मैं, ऑब्वियस सी बात है। तो आपको पता है कि एक फैथम जो होता है वो 6 फीट होता है। और फैथम हमेशा हम किसको नापने के लिए यूज करते हैं, डेप्थ को नापने के लिए यूज करते हैं। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट बहुत बेसिक चीज मैं आपको बता रहा हूं जो आप लोगों को याद रखनी है। दोस्तों इससे पहले हम अपने वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी आपके लिए एक और नया बैच कोर्स लेकर आ रहा है, जो कि है विजय एनडीए बैच कोर्स 2022 के लिए। दोस्तों ये जो कोर्स स्टार्ट होने वाला है वो आपका आज से ही होने वाला है, यानी कि 27 जनवरी से, और ये पूरा का पूरा 30 मार्च तक जाने वाला है। इसमें मयंक चतुर्वेदी सर आपको मैथ्स पढ़ाने वाले हैं, रेशमा खान मैम आपको साइंस पढ़ाने वाली है, सुनील कुमार गुप्ता सर आपको जीएस पढ़ाने वाले हैं। इसके अलावा आपके जो है सैनम अग्रवाल सर वो भी आपको जीएस पढ़ाएंगे, बिंद्या भाटला मैम आपको इसमें इंग्लिश पढ़ाएंगे। दोस्तों ये पूरा का पूरा कंप्लीट बैच कोर्स होने वाला है, ये हमारा कोई एक रिविजन कोर्स नहीं होने वाला है। तो अगर अभी तक आपने अनअकैडमी प्लस को एनरोल नहीं किया है तो ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है कि आप अनअकैडमी प्लस में एनरोल करके अपनी तैयारी आज से ही बड़ी आसानी से और मजबूती से कर सकते हो। दोस्तों अनअकैडमी अभी तक पूरी हमारी टीम मिलकर 2500 से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन दे चुकी है, जो ऑल इंडिया में सबसे ज़्यादा है। तो आप लोग अनअकैडमी पर भरोसा कर सकते हो। इस बैच कोर्स का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके आप इस कोर्स तक पहुंच सकते हो। और अगर अभी तक आप अनअकैडमी प्लस का पार्ट नहीं है तो आप अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन कर सकते हो। ये आपके पास सुनहरा मौका है रिपब्लिक डे स्पेशल का, जो आपका ऑफर चल रहा था जैन 25 से जैन 27 तक। अभी तक आपको पता है कि नॉर्मल सब्सक्रिप्शन जो आप लेते थे 3 महीने का, वो आपको 5060 का पड़ता था, है ना। लेकिन अब आपको क्या हो जाएगा, 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा ही मिल जाएगा 3 मंथ के पे, यानी कि 4 मंथ का। ऊपर से अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हो जो कि है पुरलव लाइव, PURLOVE, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है LIVE, तो आपको अपने कोर्सेज पे एक्स्ट्रा 10% का भी डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि अगर आप 3 महीने का कोर्स लेते हो तो आपको 4 महीने का मिलेगा और साथ में 506 रुपये का भी फ़ायदा मिलेगा। अगर आप 6 महीने का लेते हो तो आपको 9 महीने का मिलेगा। अगर आप 12 महीने का लेते हो तो आपको 18 महीने का मिलेगा। और अगर आप 2 साल का लेते हो तो आपको 30 महीने का यानी कि 6 महीने का एक्सटेंडेड कोर्स मिलेगा। ऊपर से 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर आपने अनअकैडमी ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके फ्री क्लासेस का भी फ़ायदा उठा सकते हो। मेरी डेली क्लास 11 बजे पर लगती है, डिस्क्रिप्शन में आपका उसका लिंक भी है। अब अगला पॉइंट आप लोगों को आना है, देखो यार, सैलिनिटी ऑफ द ओशन के बारे में। ओके, तो सबसे पहले अगर हम लोग सैलिनिटी की बात करते हैं तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि एक सैलिनिटी का मतलब क्या होता है? क्योंकि ये बहुत इजी टॉपिक है लेकिन इससे क्वेश्चन काफी बनते हैं। देखो सैलिनिटी का मतलब होता है, आप लोग नहीं बोलते कि हमेशा समुद्र का पानी खारा होता है कि नहीं समुद्र का पानी खारा? ऑब्वियस सी बात है, समुद्र का पानी हमें खारा देखने को मिलता है, यानी कि पानी के अंदर आप लोगों का कितना नमक कंटेंट है, कितना सॉल्ट कंटेंट है, उसको हम लोग कहते हैं सैलिनिटी के नाम से। हमेशा याद रखना कि जो एक पर्टिकुलर ओशन होता है उसके अंदर जो एवरेज सैलिनिटी देखी जाती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 3% देखी जाती है, यानी कि 35 पार्ट्स पर 1000 देखे जाते हैं। ठीक है, यानी कि 3.5% मुश्किल से। अब देखो, अब एक इंपॉर्टेंट यहां पर बहुत स्टैटिक पार्ट है कि हमारा सबसे ज्यादा सैलाइन जगह कौन सी है। तो हमारी जो मोस्ट सैलाइन जगह है वो आपकी डॉन जुआन पॉन्ड है, जो कि आपके अंटार्कटिका में है, जिसकी सैलिनिटी लगभग आप लोग समझ रहे हो कि लगभग हमारे जो एवरेज सैलिनिटी होता है इससे 10% से भी ज्यादा है, यानी कि 12-13 गुना परसेंट, मतलब गुना ज्यादा है। तो जहां हमारी एक नॉर्मल एवरेज सैलिनिटी सिर्फ 3.5% होती है, वहीं जो आपका डॉन जुआन पॉन्ड है जो कि अंटार्कटिका में है, उसकी सैलिनिटी 40% से भी ज्यादा है। तो देखो, एक बहुत सिंपल चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा। अगर मैंने आपको बोला कि एक सैलिनिटी का मतलब क्या होता है, यहां पर समझिएगा, ठीक है, क्योंकि जब तक आप इस टॉपिक को नहीं समझोगे आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या होता है कि मेरे पानी के अंदर कितना सॉल्ट है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर मैंने किया 1 लीटर पानी, ठीक है, तो 1 लीटर पानी के अंदर मैंने बोला यार चलो 10 सॉल्ट के दाने हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, 10 सॉल्ट के दाने हैं। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं पानी को बढ़ा रहा हूं, यानी कि 2 लीटर पानी कर दिया और मैंने इसमें सेम वही 10 सॉल्ट के दाने रखेगी नहीं। तो मुझे बता दो कि इनमें से कौन ज्यादा सॉल्ट होगा, कौन ज्यादा आपका सलाइन होगा? ऑब्वियस सी बात है, आपका 1 लीटर वाला जो पानी होगा वो ज्यादा सलाइन होगा।
इससे क्या मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि अगर मेरा फ्रेश वाटर बढ़ता है, यानी कि अगर मैं मीठे पानी को बढ़ा देता हूं, तो इसका डायरेक्टली क्या असर पड़ता है कि हमारी जो सैलिनिटी होती है, यानी कि जो हमारा खारापन होता है, वो बेसिकली कम हो जाता है। होगा कि नहीं? यानी कि अगर मैं 1 लीटर पानी में 10 सॉल्ट के दाने ले रहा हूं, वही 2 लीटर पानी में 10 सॉल्ट के दाने ले रहा हूं, तो आपको पता है 1 लीटर वाला मेरा ज्यादा जो है आप लोगों का खा रहा है। क्यों? क्योंकि 1 लीटर के अंदर ज्यादा सॉल्ट होगा। तो अगर हम लोग फ्रेश वाटर को बढ़ा देते हैं तो हमारी सैलिनिटी के ऊपर डायरेक्टली क्या होता है? इनवर्सली रिलेशन आता है। तो यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि हमारे वो क्या क्या फैक्टर्स है जिसके ऊपर हमारी सैलिनिटी डिपेंड करती है। तो फटाफट से यहां पर एक चीज देखना, हमने एक चीज को कंक्लूड किया, क्या कि अगर हमारा फ्रेश वाटर बढ़ जाएगा, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझ जाएगा, फ्रेश वाटर बढ़ता है तो हमेशा हमारी सैलिनिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट देखो हमारा क्या होगा? इवेपोरेशन। ठीक है, तो एक इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है? वाष्पीकरण होता है, यानी कि हमारा जो पानी होता है ना, वो भाप बन के उड़ जाता है। तो अगर मैं बोलूं इवेपोरेशन बढ़ गया तो पानी क्या हो जाएगा? भाप बन के उड़ जाएगा। होगा कि नहीं? तो फ्रेश वाटर बेसिकली आप लोगों का कम होगा क्योंकि भाप बन के उड़ जाएगा ना। तो अगर फ्रेश वाटर कम होगा तो सैलिनिटी के ऊपर क्या असर पड़ेगा? सैलिनिटी बेसिकली मेरी बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी कि नहीं? क्योंकि फ्रेश वाटर ज्यादा होता है तो सैलिनिटी कम हो जाती है, फ्रेश वाटर कम होगा तो सैलिनिटी ज्यादा हो जाएगी। तो आपको पता है इवेपोरेशन जो है वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेरे सैलिनिटी के। ठीक है, यानी कि जितना ज्यादा आपका वाष्पीकरण बढ़ेगा उतना ज्यादा आपकी सैलिनिटी बढ़ जाएगी। सेकंड पॉइंट देखो, ये हमारा आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है? हमारा बारिश होता है ना। तो बारिश अगर हमारी ज्यादा बढ़ी तो हम लोग क्या बोलते हैं? आ करके हम मस्त मीठा पानी पी सकते हैं बारिश का, है ना। तो आपको बताइए कि अगर हमारा प्रेसिपिटेशन बढ़ेगा तो उसकी वजह से क्या होगा? हमारा फ्रेश वाटर भी बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं? तो अगर फ्रेश वाटर बढ़ेगा तो सैलिनिटी के ऊपर क्या असर पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, सैलिनिटी हमारी कम हो जाएगी। तो बारिश के केस में हमारा क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या? सैलिनिटी। यानी कि अगर हमारी बारिश बढ़ेगी तो सैलिनिटी क्या हो जाएगी? आपकी कम हो जाएगी। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज देखो जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं, तो थर्ड चीज क्या होती है? माउथ ऑफ द रिवर। अब माउथ ऑफ द रिवर का मतलब क्या होता है? इस चीज को आप लोग समझेगा कि हमेशा हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कभी भी अगर हम लोग एक नदी के मुहाने पे पहुंचते हैं तो हमारा सैलिनिटी पे क्या असर पड़ता है? देखो, ये मेरी एक नदी है, ओके। तो आप सबको पता है कि एक नदी की खास बात क्या होती है कि नदी के अंदर पाया जाता है फ्रेश वाटर, है ना। और अभी हम लोग किसकी बात कर रहे थे? सैलिनिटी ऑफ द ओशन की बात कर रहे थे। कभी भी एक नदी होती है वो अंत में जाकर कहां गिरती है? हमेशा एक ओशन में जाकर गिरती है। बिल्कुल गिरती है। तो यहां पर आप लोग फोकस करो कि इस ओशन के अंदर लगातार कंटिन्यूसली हमारा फ्रेश वाटर आ रहा है कि नहीं। तो यहां पर ये जो नदी का मुहाना है, जहां पर बेसिकली माउथ ऑफ द रिवर, यहां कंटिन्यूसली फ्रेश वाटर आकर हमारे ओशन में मिल रहा है। तो ये सर्कल्ड एरिया में क्या होगा? सर्कल्ड एरिया में हमारा सॉल्ट कंटेंट कम होगा। क्यों? क्योंकि माउथ ऑफ द रिवर पर क्या होता है? हमारा जो फ्रेश वाटर होता है ना, वो आपका बढ़ जाता है। और अगर फ्रेश वाटर बढ़ता है तो हम सबको पता है कि क्या होता है? सैलिनिटी हमारी कम हो जाती है। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक की सैलिनिटी का मतलब क्या होता है, एवरेज सैलिनिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा सैलिनिटी कहां पाई जाती है, और सैलिनिटी जो होता है वो आपका क्या होता है, बेसिकली किस किस टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमने इसको कंक्लूड किया, तो मैं आपको फटाफट से बता देता हूं कि होता क्या है कि हमारे जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं सैलिनिटी, वो क्या होता है कि हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा तो फ्रेश वाटर कम होगा, तो ऑब्वियस सी बात है सैलिनिटी इंक्रीज होगी। अगर हमारा रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश बढ़ता है तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है हमारा सैलिनिटी डिक्रीज होगी। और एट द माउथ ऑफ द रिवर पे क्योंकि आपका फ्रेश वाटर इंक्रीज होता है तो सैलिनिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो अभी तक हम लोगों ने दो टॉपिक बिल्कुल बेसिक सेट किया है कि ओशनोग्राफी होता क्या है, ओशंस हमारे पास कितने हैं, कॉन्टिनेंट हमारे पास कितने हैं, उनकी बेसिकली जो आप लोगों की डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है। तो कोई भी डाउट हो प्लीज आप कमेंट करके पूछ सकते हो, शर्माओ मत, आपका अपना पुरलब सर हो यार, कुछ भी पूछ सकते हो, क्या दिक्कत है। चलिए अब थोड़ा सा अगर मैं और आगे जाता हूं, तो आप लोगों को पता है कि अगर मैं अपने आसपास की जमीन देखता हूं, ठीक है, तो क्या आपको अपने आसपास की जमीन बिल्कुल समतल देखने को मिलती है कि चलो भाई हमारी ऐसी है? नहीं देखने को मिलती ना। आपको पता है जमीन में बेसिकली कई बार हमें ऐसा देखने को मिलता है, कई बार ऐसा देखने को मिलता है, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि नहीं। तो आपको पता है हमें जमीन बहुत उबड़ खाबड़ देखने को मिलती है। तो कभी भी अगर हमारे पास एक
एलिवेटेड लैंड होता है जिसके पास क्या होती है, एक पीक होती है। पीक का मतलब क्या होता है, एक चोटी होती है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, भाई ये माउंटेन है। कभी भी हमारे पास एक एलिवेटेड लैंड होता है जिसके पास एक टेबल टॉप होता है तो हम क्या बोलते हैं, अच्छा ये तो प्लेट्यू है, ठीक है। वहीं पे कभी भी हमारे पास एक ऐसी गहराई होती है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, अरे यार ये तो ट्रेंच है, यानी कि खाई है, होता है कि नहीं। वैसे अगर आप लोग अगर बात करते हो एक पानी के बारे में, ठीक है, तो यहां पर आप थोड़ा समझने की कोशिश करना मैं क्या बोलने वाला हूं, थोड़ा सा आप समझना कि फॉर एग्जांपल क्या है, ये मेरा वाटर बॉडी है, ठीक है कि नहीं। वाटर बॉडी, आप लोग कभी नदी में गए होंगे, तो जब नदी में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जैसे आप लोग नीचे जाते हो नदी में, उसके नीचे भी आपको क्या देखने को मिलता है, लैंड देखने को मिलती है, यानी कि आप ऐसे लैंड से जाते हो, है ना। उसके बाद आप लोग एंट्री मारते हो, उसके बाद पूरा नीचे भी क्या देखने को मिलता है, आपको ऐसी जमीन देखने को मिलती है कि नहीं। तो हमें पता है, क्योंकि हम इसे रिलीफ फीचर्स कहते हैं, तो कभी भी पानी के अंदर जो हमारी जमीन पाई जाएगी ना, उसको हम क्या कहते हैं, रिलीफ ऑफ द ओशन के नाम से जानते हैं। ओके, तो अगला टॉपिक हमें यही पढ़ना है, दैट इज रिलीफ ऑफ द ओशन, ठीक है। तो रिलीफ ऑफ द ओशन का मतलब क्या होता है, आप लोग यहां पे देख सकते हो कि पानी के अंदर पाई जाने वाली जमीन, और इसके ऊपर काफी क्वेश्चन बनते हैं। देखो आप सबको पता है ये क्या है, ये हमारा कॉन्टिनेंट है कि नहीं, और कॉन्टिनेंट का मतलब क्या होता है, हमारा लैंड होता है। तो अब लैंड बेसिकली अगर हमारा कॉन्टिनेंट है, तो यहां पर समझने की थोड़ी सी आप लोग कोशिश करना मैं क्या बताना चाह रहा हूं, क्योंकि इसके ऊपर काफी क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ये हमारा कॉन्टिनेंट है, यानी कि आपका लैंड है। तो सबसे पहले इस कॉन्टिनेंट का ये वाला हिस्सा जो पानी के अंदर घुस रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं, ठीक है। आप लोग नदी में घुसते हो, बिल्कुल घुसते हो, उसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम बाद आप तैरने लग जाते हो, क्योंकि जमीन में एकदम से ढलान आती है ना। तो जैसी ढलान आती है उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंटल स्लोप कहते हैं। फिर एक पर्टिकुलर एरिया आता है यहां पे, जहां पे आपका स्लोप खत्म हो जाता है, यानी कि आपकी गहराई खत्म हो जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्योंकि यहां पर गहराई खत्म हो जाती है, तो कॉन्टिनेंटल राइज कहते हैं। ओके, अब कॉन्टिनेंटल राइज के बाद यहां पर हमारे पूरे के पूरे सरफेस एरिया का अप्रोक्सीमेटली 60% एरिया आता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ओशन बेड कहते हैं, ठीक है। और ओशन बेड का एक और नाम होता है, दैट इज योर एबिसी प्लेन, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं चाहे एबिसी प्लेन के बारे में, अगर मैं बात करूं हमारे ओशन बेड के बारे में, तो ये बेसिकली हमारे समुद्र का वो 60% हिस्सा होता है, जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर सारे के सारे रिलीफ फीचर्स पाए जाएंगे। उसके बाद फाइनली अगर आप लोग देख रहे हो, शायद मेरी मुंडी थोड़ी सी अड़ रही होगी तो मैं साइड हो जाता हूं, तो आपको पता है पांचवा पार्ट जो आता है वो आपका यही गहराई आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग जानते हैं ट्रेंच के नाम से। जैसे कि आपका मैरियाना ट्रेंच है कि नहीं, और ट्रेंच कुछ नहीं होता, हमारी होती है एक खाई। तो हमारे ओशन की जो रिलीफ होता है ना, वो टोटल 5 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहला कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जो आपके कॉन्टिनेंट का एक एक्सटेंडेड पार्ट होता है पानी के अंदर। सेकंड होता है कॉन्टिनेंटल स्लोप, जो कि आपका एकदम से गहराई आती है आपके रिलीफ ऑफ द ओशन में, उसको हम कॉन्टिनेंटल स्लोप कहते हैं। तीसरा होता है हमारा कॉन्टिनेंटल राइज, जो कि बेसिकली क्या करता है, हमारी हाइट रुकना बंद हो जाती है। चौथा क्या होता है, एबिसी प्लेन। एबिसी प्लेन हमारे पूरे के पूरे ओशन बेड कहलाता है, जो 60% पूरे के पूरे रिलीफ ऑफ द ओशन को कवर करता है, और वहां पर हमारे हर टाइप के माउंटेन्स और बेसिकली आपके हिल्स पाए जाते हैं। पांचवा क्या होता है, हमारी एकदम डेप्थ होती है, एकदम क्या होता है, गड्ढा होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेंच यानी कि खाई के नाम से जानते हैं। तो चलिए, कोई डाउट हो, मैं फिर बोल रहा हूं कि आप लोग क्वेश्चन को समझ के आप लोग मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग फटाफट से कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में पढ़ लेते हैं। दिस इज द एक्सटेंसिव पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल लैंड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कॉन्टिनेंटल लैंड है, इसका एक्सटेंडेड पार्ट जो हमारे पानी के अंदर जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहां तक का कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं, ठीक है। जो एवरेज डेप्थ होती है हमारे पार्ट की, वो कितनी होती है, 6000 फीट होती है। तो आप जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे कि अगर ये 6000 फीट है तो कितने फैथम होगा, क्योंकि अभी तक हमने डिस्कस किया था कि हमारी जो डेप्थ की एसआई यूनिट होती है वो फैथम होती है, और एक फैथम का मतलब कितने फीट होता है। तो आप लोग मुझे बता सकते हो कि एवरेज जो आपकी डेप्थ होगी कॉन्टिनेंटल शेल्फ की, कितने फैथम होगी, कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। अगली चीज आप सबको पता है, देखो यहां पर क्या होता है ना, बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, बहुत सारे मिनरल्स, तो जिसके चलते यहां पर हमें काफी सारे प्लैंक्टन्स देखने को मिलते हैं। प्लैंक्टन्स क्या होता है, प्लैंक्टन्स का मतलब होता है झींगे, और झींगे आप सबको पता है कि हमारा एक नेचुरल फूड होता है, किसका, मछलियों का। तो क्योंकि यहां पर खाना है मछलियों का, तो ऑब्वियस सी बात है मछलियां भी होंगी, तो इसलिए हमारे कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे क्या पाए जाते हैं, सबसे बड़े बड़े हमारे फिशिंग ग्राउंड्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे हमारे बहुत सारे बड़े बड़े फिशिंग ग्राउंड्स पाए जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे
फिशिंग ग्राउंड्स कौन से फीचर में पाए जाते हैं, तो वो भी हमारे बेसिकली कॉन्टिनेंटल शेल्फ में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर बहुत सारे प्लैंक्टन्स होते हैं। अब देखो, अगर हम बात करते हैं एक सिंपल सी बात पेट्रोलियम और गैसेस के बारे में, तो पेट्रोलियम क्या होता है, आप सबको पता है कि हमारा एक फॉसिल फ्यूल्स होता है जो कि एनिमल्स के मरने की वजह से बनता है। जब हमारे एनिमल्स मर जाते हैं और बेसिकली मिलियन ईयर्स तक आपके डिकंपोज होते हैं, धीरे 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 धीरे, तो क्या बनाते हैं, पेट्रोल बनाते हैं। वहीं पे जब आप लोगों के प्लांट्स मर जाते हैं और बहुत सालों तक डिकंपोज होते जाते हैं तो क्या बनाते हैं, हमारा कोयला बनाते हैं, यानी कि कोल बनाते हैं, है ना। तो आपको पता है कि हमारा पेट्रोलियम और गैस जो होता है वो भी कॉन्टिनेंटल शेल्फ से ही बनाया जाता है। अब इतनी नीचे जाके ट्रेंच में कौन खुदाई करेगा इतने इक्विपमेंट लेके जाके, तो ऑब्वियस सी बात है ना, खुदाई करना, यहां पर खुदाई बोला है, ठीक है, तो खुदाई करना आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ में ही इजी होता है, जहां से हम लोग क्या करते हैं, सारा का सारा कोल एंड आप लोगों का पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ में कोई डाउट है आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हो। आज की क्लास बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक होने वाली है, धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में आगे बढ़ेंगे। अगली चीज, अगर मैं बात करता हूं कॉन्टिनेंटल स्लोप के बारे में, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या करता है, हमारे कॉन्टिनेंटल शेल्फ को हमारे ओशन बेड से जोड़ता है। इसकी एवरेज डेप्थ कितनी होती है, 2000 मीटर हो सकती है। आप लोग यहां पे देख सकते हो कि यहां से एकदम से गहराई चालू हुई कि नहीं, तो ये लगभग 2000 मीटर के आसपास, ऊपर वाला 6000 फीट था, देखिए कंफ्यूज मत होना, ये 6000 फीट था लेकिन ये 2000 मीटर है। और इसका मेन काम होता है कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ को एब्रेसिव प्लेन के साथ ज्वाइन करता है। ओके, तीसरा पार्ट देखो हमारा क्या होता है, कॉन्टिनेंटल राइज, जहां पर कॉन्टिनेंटल स्लोप एंड होता है और वहां पे जमीन बिल्कुल समतल हो जाती है, ठीक है, यानी कि नीचे जाना रुक के आपकी समतल हो जाती है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि हमारा जो ओशेनिक बेड होता है या फिर एब्रेसिव प्लेन होता है, ये पूरे के पूरे हमारे सी लैंड का 40 से 60% एरिया कवर करता है, डिपेंडिंग अपॉन द कौन से हम ओशन में है या फिर कौन से हम लोग जो है एक सी लैंड में है, ठीक है। और इस एरिया में, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप लोग अगर बाहर जाके देखते हो तो आपको क्या देखने को मिलता है, इस टाइप के रिलीफ फीचर्स देखने को मिलते हैं कि नहीं। तो ये मैक्सिमम जो आपके हिल्स होते हैं, प्लेट्यू होते हैं, ये सब हमें कहां देखने को मिलते हैं, इसी में देखने को मिलते हैं। और यहीं पे आप लोगों को 2 से 3 इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है कि हमारे कौन कौन से माउंटेन पाए जाते हैं एब्रेसिव प्लेन में। अगर हमारे पास एक माउंटेन है, ठीक है, जो कि कंप्लीटली कहां है, पूरा का पूरा पानी के अंदर डूबा हुआ है, ठीक है, और इसके पास एक पीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कभी भी एक एलिवेटेड लैंड होती है जिसके पास पीक होती है तो उसको हम लोग माउंटेन बोलते हैं। और क्योंकि ये पूरा का पूरा समुद्र के अंदर डूबा हुआ है तो ऐसे माउंटेन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सी माउंट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर मैं आपको एक सिंपल सा एक आइलैंड के बारे में बोलूं, तो एक आइलैंड क्या होता है, आइलैंड हमारे पास हमेशा एक ऐसा लैंड होता है जो कि आपका क्या होता है, चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि हमारा ये माउंटेन इतना बड़ा हो गया कि हमारा पूरे के पूरे ओशन से बाहर आ गया, तो आपको पता है अगर ये मुंडी ऐसे निकालेगा तो चारों तरफ से पानी से घिरा होगा, बिल्कुल घिरा होगा कि नहीं। तो क्योंकि ये चारों तरफ से घिरा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक वॉल्केनिक आइलैंड बोलते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल आपका क्या है, अंडमान एंड निकोबार, है ना। तो अंडमान एंड निकोबार भी क्या है, एक सबमर्ज्ड माउंटेन का एलिवेटेड पार्ट है। अब मर्ज्ड और सबमर्ज्ड का मतलब क्या होता है, अगर आप लोग ध्यान से सी माउंट को देखो तो ये पूरा का पूरा पानी में डूबा हुआ है, लेकिन सबमर्ज्ड का मतलब क्या होता है, आधा पानी में डूबा है और आधा इसका क्या है, ऊपर ओशन में हमें एलिवेटेड लैंड दिख रहा है। अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात पता है यार कि अगर आप लोग देखोगे कि क्योंकि ये पानी के अंदर है तो पानी कंटिन्यूसली इसको मारेगा कि नहीं। तो कुछ टाइम पहले क्या होगा ना, ये पूरा का पूरा ऐसे माउंटेन हुआ करता होगा, ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या होगा, देखिएगा कि कुल मिला के पानी की चपेट की वजह से इसमें क्या हो जाएगा, इसमें बेसिकली इरोजन होना शुरू होगा। और जब इरोजन होगा तो कुछ टाइम बाद हमें ये ऐसा देखने को मिलेगा कि नहीं, कट जाएगा। उसके बाद बेसिकली आपको पता है कि कुछ टाइम के बाद पूरा का पूरा जो हमारा पानी होगा इसको पूरा ही उड़ा देगा, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक इरोजन कहते हैं। लेकिन वहीं पर अगर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करूं तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हमें पता है कि अगर हमारे नॉर्मल लैंड पे क्या होता है, नॉर्मल लैंड पे एक एलिवेटेड लैंड होता है जिसके पास एक टेबल टॉप यानी कि एक फ्लैट टॉप होता है, तो इसको हम प्लेट्यू कहते हैं। लेकिन पानी के अंदर अगर आप लोगों के पास एक प्लेट्यू है, और ये प्लेट्यू की क्या खास बात है कि इसके पास एक टेबल टॉप है यानी कि फ्लैट टॉप है, तो उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, उसको हम लोग जानते हैं एक जियोट के नाम से, ठीक है। अगर हमारे पानी के अंदर एक माउंटेन है जिसके पास पीक है तो आपका सी माउंट, लेकिन पानी के अंदर अगर हमारे पास एक प्लेट्यू है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जियोट। आप लोग डिफरेंस देख पा रहे होंगे,
ये हमारा क्या है, एक सी माउंट है, लेकिन वहीं पर ये हमारा क्या है, एक जियोट है। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं आपको डीपीपी देने वाला हूं डेली बेसिस पे, तो आप लोग नीचे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको क्विज के रूप में डेली की डीपीपी मिल जाए। और साथ में आप लोगों को मैं क्या करने वाला हूं ना, टेलीग्राम चैनल पे इसके नोट्स सेंड करने वाला हूं। टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। चलिए तो फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को यहां तक इंपॉर्टेंट चीजें समझ में आई कि हमारा ओशन बेड क्या होता है, हमारा एबीसी प्लेन क्या होता है। इसमें एक छोटी सी चीज हमारी रह गई है जो कि आपका क्या था, मैरियाना ट्रेंच। ठीक है, तो आपका एक ट्रेंच रह गया है। तो ट्रेंच जो होता है इसका मतलब क्या होता है, आपका एक गहराई होती है जिसकी एवरेज डेप्थ के बारे में अगर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं तो 7000 के आसपास से लेकर 11000 मीटर तक इसकी एवरेज डेप्थ होती है। ठीक है, तो अब एक इंपॉर्टेंट चीज यह आती है कि हमारे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है। तो देखो, अगर मैं आपको अपने वर्ल्ड का सबसे ज्यादा डीपेस्ट पॉइंट के बारे में बताऊंगा ना, एक सेकंड रुकिएगा, चलिए एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ी सी दिक्कत आ गई है, बस एक सेकंड। तो चलिए, तो आपको पता है अगर मैं अपने वर्ल्ड के सबसे ज्यादा डीपेस्ट पॉइंट के बारे में आपको डिस्कस करता हूं तो आपको एक इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है कि वो है हमारा मैरियाना ट्रेंच। ठीक है, तो मैरियाना ट्रेंच बेसिकली कहां है, आप सबको पता है कि हमारे पैसिफिक ओशन में है ना। और पैसिफिक ओशन के अंदर अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि वो ईस्टर्न साइड में है कि वेस्टर्न साइड में है। देखो, अगर मैं आपको बात करूं, ये मेरा एक पैसिफिक ओशन है, तो हम इसको ऐसे डायरेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको डायरेक्शन में डिवाइड कर रहा हूं, समझने की कोशिश करना कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। बस एक सेकेंड रुकिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक बार कलर चेंज कर दूं। देखिए, तो हमारा क्या है ना, हमारा बेसिकली ये एक पैसिफिक ओशन होता है। तो अगर मैं उसको इंडिया के हिसाब से देखूं तो हमें लगता है कि हमारा इंडिया ये है। अब डायरेक्शन देखना, ये हमारा क्या है, वेस्टर्न साइड है, ये हमारी ईस्टर्न साइड है। पैसिफिक ओशन को मैं ऐसे डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, तो आपको पता है इस जगह पे फिलीपींस के आसपास क्या पाया जाता है, हमारा मैरियाना ट्रेंच पाया जाता है। ओके, तो मैरियाना ट्रेंच जो है, हमें लगता है अरे इंडिया के ईस्ट साइड में है तो ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में होगा, लेकिन आपको पता है अगर मैं पैसिफिक ओशन की बात करूं तो ये ईस्टर्न साइड है, ये वेस्टर्न साइड है कि नहीं। तो हमारा जो मैरियाना ट्रेंच है वो कहां पर पाया जाता है, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में पाया जाता है। 2019 का पीवाईक्यू है, 2017 का पीवाईक्यू है, एंड इवन 2021 में आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा गया था कि डीपेस्ट पॉइंट ऑन अ लैंड कौन सा है। ठीक है, तो आपको देखना है, वैसे अगर हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल के बारे में, तो क्या वेस्ट बंगाल हमारा ईस्ट में पाया जाता है, नहीं, वो बंगाल के वेस्ट में पाया जाता है। तो एक और आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि मैरियाना ट्रेंच की डेप्थ कितनी है। तो आशा करता हूं दोस्तों आज का आपको तीनों पॉइंट समझ में आए होंगे। सबसे पहले हम लोगों ने समझने की कोशिश की कि हमारा जो है ओशियनोग्राफी होता क्या है, कितने ओशन है, कितने कॉन्टिनेंट है। फिर हम लोगों ने देखा कि सैलिनिटी ऑफ द ओशन क्या होता है, किस किस चीजों पे डिपेंड करती है। फिर हम लोगों ने देखा कि रिलीफ ऑफ द ओशन क्या होता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि मैक्सिमम लोग इस फ्री कंटेंट का फायदा उठा सके। तो चलिए लेट्स एंड द क्लास। आशा करता हूं आपको डे 1 में मजा आया होगा सीख के। कल मिलते हैं सेम टाइम डे 2 पे। चलिए।